ये इनकी कुछ टाइप्स हैं, ये डिस्कस करते हैं हम। टाइप्स इनकी जैसे हमने कुछ पहले की भी थी। एक हमारे पास था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर था, स्क्वायर था। यहाँ तक हम इसे डिस्कस कर चुके थे। मैं रिवाइज भी कर दूंगा और उसके बाद ये नीचे वाली जो नेक्स्ट हैं ये भी करेंगे। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स था। रो मैट्रिक्स ऐसा था जिसमें ओनली वन रो हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 4 5। अब देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है। जब रो एक ही हो तो वो उसका मतलब वो रो मैट्रिक्स है। अगर वो एक ही कॉलम उसमें हो तो उसे कहते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे 3 4 5 है तो इसमें एक ही कॉलम आ रहा है तो इसमें उसे हम कहेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब आप नंबर ऑफ रोज़ जो है, नंबर ऑफ रोज़ जब इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसे हम कहते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 3 हैं। तो ये इस वजह से ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं होंगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, और जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी तो इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाए, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें ये 1 एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, 1 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह आप 2 बाई 2 का भी ले सकते हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह आप 3 बाई 3 का भी ले सकते हैं। अब देखें इसमें भी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसमें 1 रो है, 1 कॉलम है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे बराबर आ रहे हैं। जब ये सारे बराबर आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम से इक्वल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद है नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो जैसे नाम से ही जाहिर है कि जो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है उसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। लेट्स सी अगर आपके पास ऐसा कोई है, इसे कहते हैं ये नल मैट्रिक्स है। इसे वॉइड भी कहते हैं, इसका नाम वॉइड भी होता है, वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। अच्छा, ये जिसमें एलिमेंट सारे के सारे, चाहे वो 2 बाई 2 का है, 3 बाई 2 का है, जो ऑर्डर है जैसा है, उसके सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं तो इसका मतलब वो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है, जब आप लेट आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट मैंने एक कर लिया, ए मेरे पास है, यहाँ पे 3 है, 4 है, -2 है और 3 है, -2 और 6 कर लेते हैं। अब ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज जो है, जब आप इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, मीन्स के रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, या यहाँ पे इसे लिख दें इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स, या फिर आप और कॉलम्स इनटू रोज़। जब आप इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स को रोज़ में या फिर रोज़ को कॉलम में, देखें ये इसकी डेफिनेशन में ये ज़रूरी है देखना कि जब आप रोज़ को चेंज कर रहे हैं कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं रोज़ में, तो फिर वो आपके पास ट्रांसपोज बनता है। अक्सर आप में से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इसकी डेफिनेशन में कहते हैं जी इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़। तो एंड वाली बात जो है वो दोबारा वही आ जाएगा, जो मैट्रिक्स होता है दोबारा वही आ जाता है, तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पे और होता है कि आप या तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, तो आपके पास वो ट्रांसपोज होगा। और इसे ऐसे शो करते हैं, जैसे ये इसका मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो ये ए, इसके ऊपर छोटा सा टी बनाते हैं ट्रांसपोज, और जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर दें, यानी कि ये रो है, फर्स्ट रो है तो इसे फर्स्ट कॉलम बना दें, ये दूसरी रो है तो इसे दूसरा कॉलम बना दें, -2 और 6। अगर दूसरी तरह आप देखें कि मैंने अगर
ये मैंने रोज़ को कॉलम बनाया था, अगर मैं कॉलम को रोज़ बना दूँ, ये 3 और -2 है, 3 और -2 है, 4 और 6 है, तो ये 4 और 6 है। देखें दोनों में ये अगर ऐसा ट्रांसपोज लें या ऐसा लें तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि या तो आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें या फिर रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें। उसके बाद आ जाता है आपके पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ये नाम से जाहिर है कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आप उसका नेगेटिव ले रहे हैं, यानी कि उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके जो सिंबल हैं वो आप चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आपके पास b आपके पास है, यहाँ पे 3 है, -5 है, 4 है और यहाँ पे ले लेते हैं जी 8 है। अब देखें इसका अगर आपने नेगेटिव लेना है तो इसका मतलब है इसके तमाम एलिमेंट जितने भी हैं उनके आपने सिंबल चेंज कर देने हैं। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव ऑफ b को ऐसे शो करेंगे = चूँकि ये नेगेटिव है, ऐसे समझें कि दोनों साइड इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हर एलिमेंट से कर रहे हैं, तो ये आपके पास -3 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। अब देखें चूँकि ये प्लस अगर किसी डिजिट के साथ या किसी फिगर के साथ लिखा हो तो भी प्लस होता है, अगर नहीं लिखा हो तो भी प्लस होता है। ये होता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती हैं ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये 9th में भी हैं, आप फिर फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में भी ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है और इसी तरह दूसरा डेफिनेशन भी वहाँ पे आप जाके पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। जो सिमेट्रिक होता है पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक के डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसका लेते हैं ट्रांसपोज तो वो खुद अपने इक्वल आ जाता है, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक है। यानी कि अगर आपने किसी का लिया ट्रांसपोज और वो आ गया खुद के इक्वल, यानी कि एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल जो गिवन था, उसे हम कहते हैं वो ट्रांसपोज, उसे हम कहते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी एग्जांपल साथ लिखना ज़रूरी होता है। तो 2x2 की एग्जांपल तो आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन 3x3 की एग्जांपल जो है वो ज़रा लॉजिकली आपको समझा देता हूँ कि लॉजिकली वो कैसे लिखते हैं 3x3 की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा a मेरे पास है, ये एग्जांपल बनाना सिखा रहा हूँ आपको, एग्जांपल कैसे बना सकते हैं 3x3 की। 3x3 की एग्जांपल कैसे बना सकते हैं आप ऐसा करें कि जो एलिमेंट यहाँ पे आपने लिए हैं, लेट्स सी आपने यहाँ पे लिए हैं 2 3 4 2 3 4, पहली रो में जो एलिमेंट लेंगे वो सेम वही पहले कॉलम में ले लें, यानी कि 2 3 4, 2 आ गया, यहाँ पे आप 3 ले लें, यहाँ पे 4। अब एक प्लेस यहाँ पे बच गई, ये प्लेस यहाँ पे 4 आपके पास अभी डिजिट आपने लिखने हैं। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे ये जो आपके पास प्लेस है यहाँ पे आप 0 0 कर दें और यहाँ पे आप सेम एलिमेंट लिख दें। अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 5 लिख दें। दोबारा एक दफ़ा देख लें। इसकी एग्जांपल बनाने के लिए पहली जो आप रो लेंगे वही पहला कॉलम लेंगे, और इसको ज़रा आसान बनाने के लिए आप यहाँ पे ये जो प्लेसेस हैं आपके डायगोनल प्लेस कह सकते हैं इन्हें, इस जगह पे आप 0 0 लें और इस जगह 0 0 लें या कोई सेम एलिमेंट ले लें, इस प्लेस पे आपने सेम एलिमेंट लेना है। अब इसका लेते हैं ज़रा ट्रांसपोज कैसे आएगा, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज करें तो ये आएगा 2 3 4 3 0 5, यहाँ पे 3 0 5 4 5 0 4 5 0। अब देखें इसको और इसको कम करके देखें 2 3 4 2 3 4 3 0 5 3 0 5 4 5 0 4 5 0। अब देखें आपने लिया ए का ट्रांसपोज, ये सारा का सारा किसके इक्वल आ रहा है, ए के। ए कौन सा मैट्रिक्स था जो कि एक्चुअल गिवन था आपको, जिसका आपने ट्रांसपोज लेना था। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप फिर इसे सिमेट्रिक कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो भी इसे काफ़ी मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में, कि आपके पास अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का और वो माइनस उसके मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्चुअल मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं वो उसका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसकी ज़रा एग्जांपल भी देख लें कि इसकी एग्जांपल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने सिमेट्रिक की बनाई है सेम वैसे ही
स्क्यू सिमेट्रिक की बना सकते हैं कि अगर आपके पास ए गिवन है कोई भी, जैसे वहाँ पे आपने एलिमेंट लिए थे, मैं यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, 2 ले लिया और माइनस का 3 ले लिया। अब एलिमेंट में यहाँ पे ये याद रहे कि ये मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल बनाना सिखा रहा हूँ। 3/3 की, 2/2 की तो इजीली आप लिख सकते हैं, लेकिन 3/3 की जो लॉजिकली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 0 है, 2 है, -3 है, यानी कि आपने एक एलिमेंट जो रो में लिए हैं, अगर यहाँ पे 0, 2 और -3 लिए हैं आपने, या यहाँ पे 0, 4 कर दें, कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं आप। जो एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं उनके अपोजिट एलिमेंट यहाँ पे लेने। अपोजिट मीन्स के अगर वो आपने पॉजिटिव लिए हैं तो यहाँ पे आपके नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर ये 0 तो पहले लिया हुआ है, ये 4 है तो यहाँ पे आप -4 ले लें, ये 3 है माइनस का तो यहाँ पे आप प्लस का 3 ले लें। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर आप सेम एलिमेंट लेना चाहें, यानी कि 0 है तो यहाँ पे भी अगर 0 लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे भी 0। अब ये जो प्लेसेस बची हुई हैं, एक ये और एक ये, इनमें आप एक नेगेटिव लेंगे सेम जैसे हम उसमें सिमेट्रिक में ले रहे थे। अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस का 9 लेना पड़ेगा मुझे। अगर यहाँ पे मैं माइनस का 9 लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस का 9 लेना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों आपस में अपोजिट होने जाएंगे। अब इसका लेते हैं ज़रा ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ जी, ट्रांसपोज क्या आएगा, ये 0, 4, -3, 0, 4, -3, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, -4, 0, 9 और 3, -9, 0, 3, -9, 0। अब डेफिनेशन ये थी कि जो आप इसका ट्रांसपोज लेंगे वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। नेगेटिव ऑफ ए, पहले आप इसका नेगेटिव ऑफ ए निकाल लें। ये ए के सामने मैं नेगेटिव ऑफ ए ले रहा हूँ, तो वो कैसे निकलेगा जी, यहाँ पे 0, चूँकि वो एक न्यूट्रल होता है, उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये आ जाएगा -4, ये माइनस का है तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 4, फिर ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 9 आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 0 एज इट इज़ रहेगा। अब देखें ये -a का जो आपने -a लिया, ये a के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, यानी कि जो आपने ट्रांसपोज, अब इनको कंपेयर करके देखें, ये 0, -4, 3 है, 0, -4, 3 है, 4, 0, 9 है, 4, 0, 9 है, -3, 9, 0 है, -3, 9, 0 है, यानी कि जो आपने a का ट्रांसपोज लिया है वो नेगेटिव ऑफ a के इक्वल आ रहा है। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब है कि जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या, जब आपके पास ए का ट्रांसपोज लिया जाए और वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के बाद है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें जो आपकी डायगोनल प्लेस है, डायगोनल प्लेस ये वाली प्लेस होती है डायगोनल प्लेस, और बाकी जो है वो अदर डायगोनल होते हैं। डायगोनल प्लेस पे कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, बाकी पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट ज़ीरो हों। लेट्स सी कि मैं अगर आपके पास 2/2 लेता हूँ, यहाँ पे 2 है, 0 है और यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखें ये डायगोनल प्लेस है। अब ये डायगोनल प्लेस जब एक भी एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तब भी ये डायगोनल है। अगर आप यहाँ पे 0 ले लेते हैं और यहाँ पे -3 ले लेते हैं, तब भी ये डायगोनल है। चूँकि डायगोनल प्लेस पे एक कम से कम एक एलिमेंट का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर वो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब वो फिर डायगोनल नहीं बनेगा, वो फिर नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल प्लेस जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एटलीस्ट वन, कम से कम 1 का होना ज़रूरी है। इसी तरह अब ये 2/2 का ऑर्डर का है, आप 3/3 का भी ले कर सकते हैं। उसके बाद है स्केलर। स्केलर के लिए ज़रूरी है कि वो डायगोनल भी हो। स्केलर जो है, आप क्या डेफिनेशन है स्केलर की, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है अगर आपके पास जो डायगोनल प्लेस पे जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर फिर मेरे पास
यहाँ पे अदर डायगोनल की मैं पहले लिख लेता हूँ, ये 0 0 है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये एंट्रीज जो आपकी आ रही हैं ये बिल्कुल सेम आ रही हैं। जब ये एंट्रीज सेम हो तो वो स्केलर बन जाता है जी, जब ये एंट्रीज सेम हो। हाँ, एक कंडीशन है कि वो जो आप डायगोनल प्लेस पे ले रहे हैं वो अदर देन 1 हो, यानी कि 1 के इक्वल ना हो। यानी कि अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो वो फिर डायगोनल वो फिर इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल के आपने ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4 ले लिया। तो यहाँ पे डायगोनल प्लेस पे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब जो स्केलर होता है वो ज़रूरी है कि वो डायगोनल भी हो। वो कैसे ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है कि देखें, डायगोनल की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये था कि डायगोनल प्लेस पे एटलीस्ट 1 एलिमेंट का 0 होना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों आपके पास नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायगोनल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। डायगोनल को सेटिस्फाई करेगा तो वो जाके नेक्स्ट स्केलर जाके बनेगा। अगर वो डायगोनल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो, अगर यहाँ पे अगर आप ये 3 कर दें तो ये डायगोनल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ये डायगोनल का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो स्केलर भी नहीं है। तो अदर एलिमेंट, अदर डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो ज़रूरी है कि वो 0 हो और जो डायगोनल प्लेसेस पे हैं वो सेम हो। उसके बाद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आइडेंटिटी में मेरे पास कोई C एक गिवन है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। अगर डायगोनल प्लेसेस पे 1 1 है, 1 1 है अगर डायगोनल प्लेसेस पे, और अदर एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं आपके पास, तो इसे हम कहते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखें इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, कोई इतना। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इज़ नॉट इक्वल टू 1 था डायगोनल प्लेसेस पे, अगर यहाँ पे आप 1 1 कर देते, लेट्स सी मैं यहाँ पे 1 1 कर देता हूँ। जब इसे 1 1 कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगा। अब ये सेम तो है, लेकिन डेफिनेशन की कंडीशन में देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो डायगोनल प्लेसेस के एंट्रीज़ हैं वो सेम हो सकती हैं अदर देन 1, यानी कि डायगोनल के जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो कोई भी हो सकती हैं अदर देन 1। अच्छा, ये डेफिनेशन सी ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब बड़ी अच्छी तरह इसे समझ जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके बाद इन डेफिनेशन की जो एप्लीकेशन होगी, मतलब ये अप्लाई कब होंगी, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में जाके देखेंगे 1.2 में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।